audio jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल 976902 हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। हमारे साथ कई सहयोगी चैनल यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस वक्त है इंद्रपाल सिंह जी के पास। इनसे हम जानेंगे कि महाराष्ट्र की जो राजनीति में चल रहा है, किसी पर भी कोई भी आरोप लगाया जाता है और वो पार्टी टूट जाती, कहीं और जाके शामिल हो जाती, उसको ये किस नजरिए से देखते हैं सर? जैसे कि आपने देखा होगा, अक्सर किसी भी नेता पे आरोप लगाया जाता है और वो पार्टी टूटने के कगार पे आ जाती है या टूट कर किसी और दल के साथ शामिल हो जाती है, उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आरोप लगे हैं? किसी भी नेता पे, हम किसी पर्टिकुलर नेता को नहीं टारगेट कर रहे, हर नेता के लिए अक्सर ये देखा जाता है कि उस पर आरोप लगाया जाता है और फिर पार्टी टूटने लग जाती है। एग्जाम्पल के आपने देखा होगा, उद्धव ठाकरे जी का था, इस टाइम एनसीपी का है जो आप खुद उस पार्टी से हैं। इसके पहले कई जगहों पे पार्टियां टूटती हैं, सिर्फ एक आरोप लगाया जाता है, कुछ घोटाले की बात की जाती है और पार्टी ऊपर नीचे हो जाती है। उसे आप किस नजरिए से राजनीति में देखते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि आरोपों की वजह से पार्टियां नहीं टूटती हैं, जी। ना ही ये कोई आरोप लगने से आरोप लगता है तो उसमें कुछ सत्यता होनी चाहिए। एजेंसी उसको वो जांच करती है और उनके पास में लीगल रेमेडी होती है कि वो कोर्ट जाएं और रिलीफ मांगे करके। और जैसे हसन मुशर्रफ साहब के केस में है कि उनको रिलीफ मिला है। जी। केस बेबुनियाद और झूठा केस है, तो उनको ऐसे बाकी मैं नेताओं को भी कहता हूँ कि जब किसी पे आरोप लगता है और जब आरोप में कोई एफआईआर होता है तो वो उसके खिलाफ में अपना वो ले लेते हैं, रिलीफ कोर्ट से ले लेते हैं। लेकिन पार्टी नहीं टूटती, ये मैं मानता नहीं। पार्टी कई दूसरे मुद्दों पे टूटती है। जब पार्टी को लगता है कि उसके आमदारों को फंड नहीं मिल रहा है या उसके आमदारों को न्याय नहीं मिल रहा है या उनके मतदाताओं तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर उसके लिए कुछ समझौता करना पड़े और जब लगे कि अब मोदी साहब के अलावा कोई पर्याय नहीं है और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है उनका। और जैसे आप देख लेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, जितना ब्रिजेस बन रहे हैं, जितनी ट्रेनें चल रही हैं, जो रोड जोड़ रहे हैं, तो पूरे भारत को वो जोड़ रहे हैं। और कल चलकर यहाँ जो सुविधाएं हमें मिल रही हैं उससे हमारा टूरिज़्म बढ़ेगा, हमारी इनकम होगी और हमारा देश एक डेवलप कंट्री के नाम से पुकारा जाएगा। तो मोदी जी के कामों की, गडकरी साहब के कामों की सराहना हो रही है। और अगर हमें अब अजीत दादा पवार साहब जो हमारे लीडर हैं, उनको ऐसा लगता है कि 2024 और उसके बाद मोदी साहब का कोई विकल्प नहीं है और कोई ऐसा चेहरा या फेस नहीं है, तो ये जब इस कंक्लूजन पे कोई पहुंचता है तब वो उनका साथ देना चाहता है। और मैं नहीं समझता हूँ कि विकास का साथ देना कोई गलत है या पार्टी तोड़ना है। हमने किसी ने भी पार्टी तोड़ने का काम नहीं किया है। ये प्रक्रिया 8 महीने से चल रही थी और इसको बरकरार रखते हुए, कई तरह से इसको टूटने से बचाते हुए, जब कुछ नहीं हो सका तो सभी आमदारों ने, 40 आमदारों ने माननीय अजीत दादा पवार साहब को रिक्वेस्ट किया और रिटर्न उनको समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि अभी गवर्नमेंट में शामिल होना चाहिए ताकि हमें भी मतदाताओं के सामने जाना है तो क्या चेहरा लेके जाना है। तो उस मुद्दे के ऊपर हम अलग हुए हैं। एनसीपी की बात मैं कहूँ तो उस मुद्दे पे अलग हुई है। अगर मैं सेना की बात कहूँ, वहाँ ये था कि उनका आरोप था कि उद्धव जी घर से नहीं निकलते, लोगों को नहीं मिलते हैं, वो थोड़े बीमार भी चल रहे थे। तो इस तरह की कई उनको भी इस प्रकार का प्रॉब्लम था। उनको भी लग रहा था कि उनके भी उनके भी जो विधायक हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा है और लोगों तक मुख्यमंत्री की बात नहीं पहुंच पा रही है। कहीं तो उनको भी ये अड़चन लगी, कहीं तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा हुआ
और वहाँ जाकर शिंदे साहब ने भी रिवॉल्ट किया और आपने देखा कि वहाँ भी 40 आमदार उनके साथ आए। अगर एक बहुत बड़ा गुट आपके साथ में आता है तो ऐसा माना जाता है कि अगर 2/3 मेजॉरिटी आपके पास में है तो कानूनन आप सही हैं, आपके ऊपर लॉ ऑफ डिफेक्शन नहीं लगता है और आप जो है निर्णय ले रहे हैं वो निर्णय आपका जनहित में कहीं तो है। सर, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था, एनसीपी के ऊपर सीधा आरोप लगाया था 70,000 करोड़ का, जो कि सभी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, हम हर चैनल्स पे हमने उसको देखा। सबका कहना था कि वो आरोप लगाने के बाद, जब उन्होंने कहा, उसके बाद एनसीपी में उलट-पुलट हुई और यहाँ पे सरकार चेंज हुई। अजीत दादा पवार को शिंदे सरकार में जाके मिलना पड़ा, डिप्टी सीएम का पोस्ट लेना पड़ा, कहीं ना कहीं उसका डर है, ऐसा लोगों का कहना। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। कोई अजीत दादा को किसी बात का डर इसलिए नहीं है कि उनको क्लीन चिट मिली हुई है, उन पे कोई केस नहीं है। अगर उन पे कोई केस नहीं है तो उनको डरने की कोई बात भी नहीं है और ये डर के मारे विधायक यहाँ नहीं आए हैं। मैंने और भी चैनल्स पे कहा है कि हमारे किसी विधायक को ईडी या सीबीआई या एफआईआर का डर नहीं है। हमने कोई घोटाले किए नहीं है, हमने कोई गमन किया नहीं है, हमने धोखेबाजी कभी की नहीं है। तो अजीत दादा की इमेज बहुत क्लीन इमेज है और एक अच्छे नेता की इमेज है, एक कर्मठ नेता जो रोक ठोक काम करता है, तो उनकी अपनी एक शैली है। ऐसे अगर हम मान लें बाकी के जो नेता हैं, जो प्रफुल्ल पटेल साहब आए उन पे भी कुछ नहीं है, हसन मुश्रीफ साहब आए उनको अग्रिम जमानत कोर्ट ने देखा केस में कुछ नहीं है तो उनको अग्रिम जमानत दे रखी है। तो हमारे जो भी नेता हमारे साथ में आए हैं वो कोई डर के मारे गवर्नमेंट में शामिल नहीं हुए। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम गवर्नमेंट में शामिल हुए हैं, हम बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने क्लियर कट आरोप लगाया था अजीत दादा पवार के, हजारों करोड़ का उन्होंने घोटाला किया है। देवेंद्र फडणवीस जी का बयान है, एबीपी न्यूज पे चलाया गया था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? पिसिंग घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 अँड पिसिंग अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 अँड पिसिंग घोटाळ्यामध्ये बयानबाजी नेता वक्त देख के करते हैं, बयानबाजी आधारहीन होती है, बेबुनियाद होती है और उसके अंदर कोई तथ्य नहीं होता। आप देखते हैं कि उनके पास में एक नेता है जो सब स्कैम के बारे में बोलता रहता है, लोगों की शिकायत करता रहता है। ऐसे कई नेता हैं जिनको एक विरोध करने की आदत सी बन गई है, तो वो करते हैं। अगर फडणवीस जी ने कुछ ऐसा कहा है कि हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है तो मुझे लगता है कि उस समय उनको प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं हुआ होगा। लेकिन आज फडणवीस जी को कोई पूछेगा कि ऐसा कुछ घोटाला हुआ है तो मुझे निसंदेह ये कहूँगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ये आपको बताएंगे कि कभी भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो खबरें और ये डायलॉगबाजी नेताओं की, इस पे विश्वास बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते जब तक कि सत्य और तथ्य आपके सामने नहीं आता। तो सर, जैसे कि आप एडवोकेट भी हैं, हम जानना चाहेंगे कानून के समझ के हिसाब से क्या पार्टी को तोड़ के यहाँ से वहाँ जाना, क्या संविधान में इसका उल्लेख कहीं पे किया गया है? बिल्कुल है। अगर आपके पास में 2/3 मेजॉरिटी है तो आप न्याय पाने के लिए और समाज हित में और विकास के मुद्दे पे जाना चाहते हैं तो आपके पास में 2/3 मेजॉरिटी हो तो आप जा सकते हैं और जाना चाहिए। तो किस सेक्शन में ये दिया गया है, हमारी जनता को बताएंगे सर? बिल्कुल, तो लॉ ऑफ डिफेक्शन बहुत क्लियर है जी इसमें बताया गया है। 1951 का जो लॉ ऑफ डिफेक्शन है जी। उसमें क्लियर कट कहा गया कि 2/3 मेजॉरिटी आपके पास होनी चाहिए। और माननीय अजीत दादा पवार के साथ में मुझे लगता है 40 से ज़्यादा आमदार हैं और 2/3 मेजॉरिटी है, तो ये पार्टी जब जाती है, एक बहुत बड़ा टुकड़ा किसी तरफ जाता है तो किसी की अच्छाइयों की तरफ झुक कर जाता है।
आप किसी से मिलने जाते हैं तो वो आदमी में कुछ अच्छा ही देखते हैं, तब उससे मिलते हैं। सर दूसरी बात हमारा ये कहना है कि अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में ऐसा पहली बार कब हुआ कि कोई पार्टी किसी से टूटकर किसी और पार्टी में शामिल हुई या नया पार्टी बनाया गया? नहीं, कितनी बार हुआ है देख लीजिए फर्स्ट आप। हमने कहा सर, फर्स्ट पहली बार ऐसा कब हुआ? पहली बार तो बहुत पहले किस पार्टी का नाम आया पहली बार, मतलब शुरुआत उन्होंने की हो ऐसा? मुझे लगता है कि एक तो मुझे जहाँ तक उदाहरण याद है बीजू पटनायक के यहाँ हुआ है, अखिलेश सिंह और मुलायम सिंह के बीच में हुआ है, बाद में मैं और सर चाह रहा था कि आप क्लियर करें सन वाइज कि ये सन में ऐसा पहली बार हुआ इतना था। मुझे याद नहीं है ओके। कि कहाँ कहाँ हुआ है, लेकिन ज़्यादातर ये जितने भी फैसले एक जजमेंट है उसका नाबम राबिया का, उसके अंदर सारे हैं कि कब कब लोग तोड़ के गए हैं, पार्टी अलग से गए हैं करके, तो उसमें कई पार्टियों का जिक्र है उस जजमेंट के अंदर। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है जजमेंट नाबम राबिया, तो उस जजमेंट के अंदर हर एक पार्टी का नाम सनवाइज दिया हुआ है, कब कौन सी पार्टी ने कब कौन सी टुकड़ा पार्टी से अलग हुआ और उसने गवर्नमेंट फॉर्म की। अच्छा सर, और एक ज़्यादा इस टाइम जो खबर समाज में ज़्यादा चल रही है राहुल गांधी को लेकर चल रही है कि उनको जो 2 साल की सजा गुजरात गवर्नमेंट ने दी, मतलब जो कोर्ट से ऑर्डर उनको आया, उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? पार्टी को लेके देखते हैं या कुछ बदला देखते हैं? नहीं, उसमें उनको कानूनी प्रक्रिया थी, मानहानि का केस था, उनको प्रॉपरली डिफेंड करना चाहिए था और वो केस उनके खिलाफ गया है तो उनके पास में रेमेडी है, वो हाई कोर्ट गए, अभी उनके पास रेमेडी है वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, और उसके अलावा भी उनके पास में रेमेडी है कि डिफामेशन केस में ज़्यादातर देखा गया है कि कई बार अनकंडीशनल अपॉलॉजी लोग मांग लेते हैं कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, तो भी वो केस ख़त्म हो जाता है। तो ये कोई इतना सीरियस केस नहीं था, लेकिन उस वक्त की डिमांड थी और उन्होंने एक अच्छा मूव चला। राजनीति शतरंज की तरह है, आपको एक मूव कर चलना बहुत अति आवश्यक है, आप किस तरह से मूवमेंट करते हैं ये बहुत जरूरी है। जैसे ये शब्द यूज किया कि सारे मोदी चोर है, इस टॉपिक को लेकर इतना बड़ा न्यायालय में हंगामा हुआ, मतलब लोगों का आक्रोश आया, काफी हंगामा हुआ और 2 साल की सजा हो गई। क्या ये हो सकता था इतना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप किसी बहुत बड़े लीडर को चोर कहेंगे, जी। गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, तो उसका अधिकार है कि वो आपके ऊपर मानहानि का केस कर लेकिन सकता सर है। मोदी नाम नहीं, मोदी तो एक सरनेम है जो कई लोगों का हो सकता है। नहीं, पर इस समय जिस मोदी की तरफ आपका इशारा है जी। वो उससे क्लियर होता है ना, तो इससे वो डिफेम हो गए और उनकी मानहानि हो गई, और उनको मीडिया ने बहुत से जगह पे मानहानि कब होती है, एक आदमी डिफेम कब होता है, एक आदमी कब बदनाम होता है, जब 10 जगह से खबरें आती है कि भाई आप चोर हैं, आप चोर हैं, आप चोर हैं, आप चोर हैं, तो मीडिया दिखाने लग गया सब जगह के ऊपर जी। कि मोदी चोर है, तो फोटो देने लग गया मोदी की। जी। आपने देखा होगा कि मोदी की फोटो के पीछे लोग बोल रहे थे, मीडिया वाले सारे। मैं समझता हूँ कि कुछ 105 चैनल हैं हमारे यहाँ अच्छे नामी, जिनमें सब में ये दिखाया गया, तो उन चैनल का बाकायदा हवाला दिया गया और उससे बताया गया कि किस तरह प्रधानमंत्री जी की बदनामी हुई। अगर किसी आदमी की बदनामी होती है तो आपने मानहानि कर दी, उसको बदनाम कर दिया, भले आपने मोदी कहा, लेकिन दिखाया क्या गया? आप लोगों ने क्या दिखाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाया। आपने और मोदी दिखाया क्या? लाखों मोदी और है, आपने दिखाया किसी को? नहीं दिखाया। तो जिस मोदी को लगा कि इसके बोलने पे मेरी इमेज को धक्का पहुंचा है, मेरी रेपुटेशन खराब हुई है और मुझे अभी मानहानि का दावा करना चाहिए, तो उनका मानहानि का दावा उचित निकला और न्यायालय ने उचित ठहराया उसे। अभी ज्यादातर समाज में ये कहना है, जो लोकल हम बातचीत करते हैं सभी लोग, छोटे मोटे नेता या पब्लिक के बीच में, उनका कहना है कि इस वक्त जिसे बीजेपी की सरकार शिंदे जी को लेके बनाई गई थी, अब शिंदे जी की जरूरत नहीं, एनसीपी उनके साथ है। क्या जल्द से जल्द ये महाराष्ट्र में फिर से सरकार ऊपर नीचे हो सकती, बदलाव आ सकता सरकार में? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि आज ही अजीतदादा पवार जब गडचिरोली गए तो उन्होंने शिंदे साहब को एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया और एक कर्मठ मुख्यमंत्री बताया, और फडणवीस साहब ने भी एकनाथ शिंदे जी की बहुत तारीफ की। तो मुझे आज की परिस्थिति से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं भी एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री के पद उनका खतरे में है, ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। ओके सर, थैंक यू। राज ठाकरे ने इस तरह का बयान दिया पुणे की एक सभा में। इतिहास में पहली बार 1978 में पहली बार जो पार्टी को तोड़ा गया, पार्टी को जंपिंग किया गया, वो पहली बार शरद पवार जी ने ही किया था एनसीपी से, जो कि पार्टी के प्रमुख हैं। उसके बाद से ये चलन चला आ रहा है, कोई भी पार्टी को तोड़कर किसी भी पार्टी में शामिल हो जाता है या नई पार्टी बना लेता है। तो आप सभी ने हमारे न्यूज़ में देखा कि इंद्रपाल सिंह जी ने हमें किस तरह से कानून के अंतर्गत
लोगों के बारे में बताया, संविधान के बारे में बताया। इससे आगे देखेंगे हम आपको सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। धन्यवाद।